हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो वन मोर इम्पॉर्टेंट सेशन फॉर योर एग्जाम। एज वी ऑल नो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जो अभी तक जितने भी टीजीटी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे और जितना हो सकता है तो अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, question number first is which one of the following indicator cannot be used in the titration of weak base and strong acid। कि इनमें से कौन सा इंडिकेटर ऐसा है जिससे हम किसके टाइट्रेशन के लिए, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की टाइट्रेशन के लिए यूज नहीं करते। तो जो पहला है मिथाइल रेड, दूसरा ऑप्शन है जो बी ऑप्शन है आपका वो है फिनोफ्थेलिन। ये आप सबको पता होगा कि जो फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर है वो हम किस लिए यूज करते हैं, वो हम स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन के लिए, या फिर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जो फिनोफ्थेलिन कैसा इंडिकेटर है जिससे हम वीक बेस, ठीक है, जिसे हम वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन के लिए यूज नहीं करते। किसके लिए करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो आपका बी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। लेट्स सी कि फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर डिस्टिंग्विश द पीएच चेंज बिटवीन pH 8 to 10, जिसे हम यूज किस लिए करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अभी बताया था कि इसे हम किस लिए यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। इज दैट क्लियर, किस लिए यूज करते हैं, किस टाइट्रेशन के लिए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। इज दैट क्लियर, किस लिए यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन के लिए हम किसे यूज करते हैं, हम फिनोफ्थेलिन को यूज करते हैं। और क्वेश्चन में था किसके लिए पूछा था, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो फिनोफ्थेलिन एक कैन नॉट बी यूज्ड इन द टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। इज दैट क्लियर। तो वो कौन सा फिनोफ्थेलिन यूज किसके लिए होता है ये पूछ लिया, तो आपको बताना है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। जैसे एग्जांपल HCl कैसा है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4OH दैट विल बी अ वीक बेस। तो जो ये क्या है, HCl NH4OH। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH4 क्या है, एक बेस है, बेस टाइट्रेशन है। तो इसके लिए क्या होगा, फिनोफ्थेलिन यूजलेस है एज एन इंडिकेटर, क्योंकि HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो NH4OH है वो वीक बेस है। तो उस केस में फिनोफ्थेलिन यूज नहीं होता। पूछा था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो जैसे एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया HCl और वीक बेस हो गया आपका NH4OH। उस केस में जो फिनोफ्थेलिन है वो यूजलेस है, उसे हम टाइट्रेशन के लिए यूज नहीं करते। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दैट इज इंपॉर्टेंट, वैसे तो हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट में डिटेल में पढ़ा था इंडिकेटर। एज वी ऑल नो इंडिकेटर क्या बताता है, टेल बताता है कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक या फिर बेसिक। इज दैट क्लियर, इंडिकेटर क्या बताता है, सब्सटेंस या तो एसिडिक है या बेसिक है, कैसे, बाय चेंजिंग कलर, एज वी ऑल नो। तो ये कुछ इंडिकेटर है, एसिडिक सॉल्यूशन में इनका कैसा कलर है, बेसिक में कैसा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में कैसा है। बहुत बार न्यूट्रल सॉल्यूशन का भी पूछा जाता है। तो बात करे जाए अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की, तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एसिड सॉल्यूशन में रेड हो जाता है, बेसिक में कोई कलर में चेंज नहीं आता और न्यूट्रल में भी नो चेंज इन कलर। रेड लिटमस एसिड के केस में नो चेंज इन कलर, बेसिक में ब्लू हो जाता है और न्यूट्रल में नो चेंज इन कलर। मिथाइल ऑरेंज का जो न्यूट्रल कलर है वो ऑरेंज ही रहता है, एसिड में रेड हो जाता है, बेसिक में येलो। फिनोफ्थेलिन एसिडिक कंडीशन में कलरलेस है, वैसे इसका न्यूट्रल कलर भी कैसा है, कलरलेस है, ठीक है। न्यूट्रल कलर भी कैसा है इसका, न्यूट्रल सॉल्यूशन भी कैसा है, कलरलेस है। एसिडिक में भी कलरलेस है, बेसिक में रेड है और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कैसा है, कलरलेस है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। तो अगर आपको ऑर्डर याद होगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो जो NH3 है वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है,
ठीक है, लेट्स सी क्यों। जो बेसिसिटी होती है नाइट्रोजन फैमिली की, ये आपको याद रखनी होगी, पीरियोडिक टेबल शायद आपने पढ़ लिया होगा चैप्टर। जो बेसिसिटी होती है नाइट्रोजन फैमिली की वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू द डिक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द सेंट्रल एटम, कि जो सेंट्रल एटम है उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, जिस वजह से जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी है वो है NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3। इज दैट क्लियर? दैट इज अ नाइट्रोजन फैमिली। तो जो बेसिसिटी होती है नाइट्रोजन फैमिली की वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो उस केस में आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए। इज दैट क्लियर? लेट्स सी। तो जो हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एज वी ऑल नो कि क्या कंटेन करते हैं? वन लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। ठीक है, क्या कंटेन करते हैं? जैसे NH3, तो नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। तो द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली कंटेन लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जो सेंट्रल एटम का साइज है वो बढ़ता है। ठीक है, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं जो सेंट्रल एटम का साइज है वो इंक्रीज होगा, जिसके वजह से जो ऑर्बिटल है वो ज्यादा डिफ्यूज्ड हो जाएंगे और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द लोन पेयर इज लेस। उस केस में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी लोन पेयर की वो कम हो जाएगी देन ओवर बिगर एटम। तो जिस वजह से बेसिसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सिंपल ध्यान रखना है। तो सिंपल आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो बेसिसिटी होती है नाइट्रोजन फैमिली की वो डिक्रीज होती है, क्योंकि सेंट्रल ऑन द सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम हो रही है। या फिर कि ध्यान ये भी रख सकता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो सेंट्रल एटम का साइज है वो इंक्रीज होता है, जो ऑर्बिटल है वो ज्यादा डिफ्यूज हो जाते हैं, जिसके वजह से लोन पेयर की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है देन ओवर बिगर एटम, देयर बाय डिक्रीजिंग द बेसिसिटी। तो जो मोस्ट बेसिक हाइड्राइड है वो है NH3। जो सबसे ज्यादा बेसिक हाइड्राइड है वो कौन है? NH3। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड डिक्रीज। तो NH3 क्या है? सबसे ज्यादा स्टेबल है। NH3 इज द मोस्ट स्टेबल और क्या है? सबसे ज्यादा बेसिक है। क्वेश्चन में पूछा था स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? तो NH3 क्या है? दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉर्मेशन ऑफ SO2 इन द फिगर इज अकॉर्डिंग टू, कि ये जो फॉर्मेशन है SO2 का इस फिगर में ये किसके अकॉर्डिंग है? किस लॉ के अकॉर्डिंग है? तो पहला है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, दूसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, फोर्थ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो नहीं है, ठीक है, हमने सारे लॉज एक वीडियो में डिस्कशन किए थे। आई होप आपने देखी होगी वो वीडियो, और नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इवन विद क्वेश्चंस हमने वो डिस्कशन किए थे। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ मास भी नहीं है, डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी नहीं है, इवन मल्टीपल प्रोपोर्शन भी नहीं है। क्या है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। एज वी ऑल नो कि सपोज दैट 3 एलिमेंट्स आर, कौन कौन से? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। एज वी ऑल नो कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करेगा? वो फॉर्म करेगा वाटर। ठीक है, कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो क्या फॉर्म करेगा? वो फॉर्म करेगा वाटर। ठीक है, वहीं अगर सल्फर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो वो क्या फॉर्म करेगा? सल्फर ऑक्साइड। क्या फॉर्म करेगा? सल्फर ऑक्साइड। तब हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो वो फॉर्म कर रहा है वाटर। वहीं जब सल्फर कंबाइन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो वो बना रहा है सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। क्या फॉर्म कर रहा है? सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। एंड आफ्टर दैट जब हाइड्रोजन एंड सल्फर रिएक्ट कर रहे हैं, जब हाइड्रोजन और सल्फर रिएक्ट कर रहे हैं तो वो बना रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या फॉर्म कर रहे हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जो फॉर्मेशन है SO2 का इन द अबव फिगर इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लेट्स सी। तो हमने देखा H2S, H2O, SO2। ठीक है, कंबाइनिंग एलिमेंट यहाँ कौन कौन है? H2 और S। यहाँ कौन है? H2 और ऑक्सीजन। यहाँ है सल्फर
O2। एज वी ऑल नो हाइड्रोजन का मास होता है 1, यहाँ कितने हाइड्रोजन है 2, तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 1 into 2 दैट इज 2। सल्फर का एज वी ऑल नो कितना होता है 32, ठीक है। सेम हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का भी कितना हो गया 32। तो जो रेशियो है सल्फर और ऑक्सीजन का वो कितना है, वो है 32:16। तो ये कितना आ जाएगा 2:1 इज इक्वल्स टू 2/1। वहीं अगर बात करें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रेशियो की, इन किस किस में, SO2 और H2S में, तो ये जो रेशियो आएगा दो, ये भी क्या आएगा 32:2, तो दोनों के केस में आएगा 60:1। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग विद द सेम मास ऑफ sulfur that is 32 gram and their ratio is 1:16। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, विद लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो जो फॉर्मेशन है किसका, SO2 का इन द अबव फिगर, वो किसके अकॉर्डिंग है, वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इज आई क्लियर, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू, तो वो होता है 760 mmHg, 760 mm of Hg की the normal boiling point of a liquid is that temperature at which vapor pressure of the liquid is equal to 760 mm of Hg। तो पहला है 0 इनकरेक्ट, दूसरा है 380 mm of Hg इनकरेक्ट, तीसरा है 100 mm of Hg इनकरेक्ट, फोर्थ 760 mm of Hg, जो फोर्थ ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम, की स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू, की स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कब तब मिनिमम होगी, जब वो किससे पास करेगी, किसके थ्रू पास होगी, कि गुजरते समय प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, कम होगी कब, जब वो वैक्यूम के थ्रू पास होगी, एयर के थ्रू, ग्लास के थ्रू, या मोर देन वन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेट्स सी, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देख लेंगे कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एज वी ऑल नो, रेशियो ऑफ द speed of light in a vacuum to the speed of light in a medium, that is known as refractive index। refractive index से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। और इसके फॉर्मूले से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। और इसे और हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 1.333। इज आई क्लियर। केरोसिन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज 1.44। फ्लिंट ग्लास का जो होता है वो होता है 1.65। डायमंड का बहुत इंपॉर्टेंट है 2.42। तो स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम इन डायमंड। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किस में मिनिमम होती है, वो होती है डायमंड में, क्योंकि जो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है 2.42। और अभी बताया था फर्स्ट लाइन ही होती कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, वो है 2.42। तो स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम किस में होगी, डायमंड में। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज, बतानी है, यूनिट बतानी है किसकी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किसके लिए, फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज। किसकी बात हो रही है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब एन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ये तो आप सबको पता होगा कि फॉर अ किसके लिए बात हो रही है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो उस केस में एन की वैल्यू क्या है, 2 है। अब उसके लिए हमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बताना है फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये कैसे निकालेंगे, निकालेंगे मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 टाइम इनवर्स। सिंपल है, n की वैल्यू क्या है, 2 है। मोल 1 माइनस 2 लीटर n माइनस 2 सॉरी 2 माइनस 2 और टाइम इनवर्स। तो ये माइनस करके क्या आएगा, 2 माइनस 1 2 माइनस 2 0 लीटर टाइम इनवर्स। तो दैट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। दैट इज द यूनिट ऑफ
rate constant, that is a unit of rate constant for second order reaction. Is that clear? That is the unit of rate constant for second order reaction. तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आप इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं. मोल 1 माइनस एन लीटर, n माइनस 1 सिंपल मोल, 1 माइनस एन लीटर, n माइनस 1, और टाइम इनवर्स एज वी ऑल नो किसके लिए था, सेकेंड ऑर्डर के लिए. n की वैल्यू क्या है, दैट इज 2. इज दैट क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स, जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर. जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर. बाकी के ऑप्शन हो गए इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 था मिक्सिंग ऑफ टू गैस गिव. जब दो गैस मिक्स होती हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, तो वो जनरली क्या फॉर्म करती है, होमोजीनियस मिक्सचर. तो पहला है ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन अभी छोड़ते हैं, बात करते हैं किसकी, सस्पेंशन की. सस्पेंशन एज वी ऑल नो दैट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दैट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो ये तो हो गया आपका इनकरेक्ट. कोलॉइड सॉल्यूशन एज वी ऑल नो कि जो कोलॉइड सॉल्यूशन है कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू गैस. अ कोलॉइड सॉल्यूशंस कैन नॉट बी produced by mixing of two गैस. ठीक है, तो जो थर्ड ऑप्शन हो गया वो भी गलत हो गया. बचा क्या, स्टेबल इमल्शन. एज वी ऑल नो इमल्शन क्या है, मिक्सचर है दो लिक्विड का जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते. ये भी इनकरेक्ट हो गया. तो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एज वी ऑल नो होमोजीनियस सॉल्यूशन दैट इज अ स्टेबल. और ये फॉर्म कैसे होता है, फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, जैसे ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे एयर, विनेगर, शुगर सॉल्यूशन एक्सेट्रा. तो अकॉर्डिंग टू दिस जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर द रिएक्शन 2SO2 plus O2 2SO3. ठीक है, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन बतानी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड. ये कैसी रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. कैसी है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. और इसके लिए जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है वो है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर. लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर इसके लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है. तो पहला है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, इनकरेक्ट. हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर इनकरेक्ट. लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज द करेक्ट आंसर. तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सी कि जो रिएक्शन है ये कैसी है, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच द रिएक्शन जब फॉरवर्ड मूव कर रही है तो उस केस में ऑन लॉवरिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन व्हाइल द वॉल्यूम ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 3 to 2 ऑफ कोर्स द वॉल्यूम इज लेस. तो विच मीन्स जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, विच मीन्स एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर द रिएक्शन विल बी फॉरवर्ड. कि लो टेम्परेचर की जो टेम्परेचर है वो कम है और प्रेशर क्या है, हाई है, उस केस में जो रिएक्शन है वो मूव कर रही है forward. Is that clear? Next question, question number 9 है no two electron in an atom can have the same set of all the 4 quantum number is a statement of कि एक परमाणु में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन में सभी 4 क्वांटम संख्याओं का एक सेट नहीं हो सकता. ये कथन किसका है, तो ये है पोली प्रिंसिपल, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर. तो अगर बात करें इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो इसके अकॉर्डिंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल. कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, सेम ऑर्बिटल में. और 2 इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं सेम ऑर्बिटल में उनकी स्पिन कैसी होती है, उनकी स्पिन अपोजिट होती है. उनकी स्पिन कैसी होती है, अपोजिट होती है. दे शुड बी एंटी पैरेलल. कैसे होते हैं वो, एंटी पैरेलल होते हैं. इज दैट क्लियर? उनकी स्पिन सेम नहीं होती. कैसी होती है, अपोजिट्स होती हैं. उनकी स्पिन कैसी होती है, एंटी पैरेलल होती है. कैसी होती है, एंटी पैरेलल होती है. तो पोली एक्सक्लूजन principle state that in a single atom in 2 electron will have an identical set or the same quantum number NLM. There are 2 silent rules जो हमने बता दी हैं पहले कि 2 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल. और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है सेम ऑर्बिटल के अंदर उनकी स्पिन कैसी होगी, अपोजिट होगी, यानी कि एंटी पैरेलल होगी. स्पिन एक जैसी नहीं होगी. जैसे आपको दिख रहा होगा दैट इज 1s और ये है 2s. इस केस में
जो इनकी स्पिन है वो कैसी है, वो अपोजिट है, वो एंटी पैरेलल है। तो दो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है एक ही ऑर्बिटल में, जो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक ही ऑर्बिटल में, उनकी जो स्पिन है वो कैसी है, अपोजिट है। एंड और क्या क्या कह सकते हैं, दे शुड बी एंटी पैरेलल। अब इस केस में बात करें, यहां तो स्पिन कैसी है, अपोजिट है, बट यहां कैसी है, सेम है, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, सेम दूसरा भी इनकरेक्ट है। तो नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम क्वांटम नंबर। इज दैट क्लियर कि no two electron in an atom can have same quantum number. Is that clear? तो इनकी जो स्पिन होगी इलेक्ट्रॉन की, जब दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे सेम ऑर्बिटल में, तो उस केस में जो उनकी स्पिन होगी वो अपोजिट होंगे, मतलब वो कैसे होंगे, वो होंगे शुड बी एंटी पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड इज। तो लैंथेनॉइड की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3। इज दैट क्लियर कि जो लैंथेनॉइड है उनकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3। और जो बात करें अगर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल कॉमन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज दैट इज +3, बट कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। इज दैट क्लियर? कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। अगर बात करी जाए प्रिंसिपल एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रिंसिपल एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो होगी दैट इज +3। प्रिंसिपल एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज दैट इज +3। तो पूछा था मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, उस केस में हम आंसर क्या आएगा, +3। बट कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो +2 +4 भी शो करते हैं। लेट्स सी, पहला +2 इनकरेक्ट, +4 इनकरेक्ट, +3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th है आपका, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने, लैंगम्यूर ने, चैडविक ने, ऑस्टिन ने। एज वी ऑल नो न्यूट्रॉन को जो डिस्कवर्ड किया था वो किया था जेम्स चैडविक ने। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, 1932 में जेम्स चैडविक ने एक अनदर सब्सटेंस को अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर्ड किया था जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता और जिसका मास किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के इक्वल होता है। इज दैट क्लियर? इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सबएटॉमिक पार्टिकल दैट हैड नो चार्ज एंड अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन। इट वाज इवेंचुअली नेम क्या पड़ा उसका, न्यूट्रॉन, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है और जिसका मास नियरली किसके इक्वल है, प्रोटॉन के इक्वल है। न्यूट्रॉन कहां प्रेजेंट होता है, इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। दैट इज इंपॉर्टेंट। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। जनरल जो न्यूट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। जो मास होता है न्यूट्रॉन का दैट इज 1.6750 into 10⁻⁻27। और मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय sum of the mass of proton and neutron present in the nucleus। तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कहां पाए जाते हैं, आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और जिनकी डिस्कवरी किसने की थी, वो की थी जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन एज वी ऑल नो जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, वो की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रेफाइट हैज अ लेयर्ड लेटाइस। एज वी ऑल नो, ये भी हमने पढ़ाया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। एंड द लेयर आर जॉइन टुगेदर बाय, कि जो लेयर जो जॉइन होती हैं वो कैसे जॉइन होती हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं, वो वंडरवॉल फोर्स से जुड़ी हुई होती हैं, वो मेटेलिक बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं, या फिर वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं। तो जो ग्रेफाइट एज वी ऑल नो कैसा है, लेयर्ड लेटाइस है। और जो लेयर्ड जॉइन होती है वो एक दूसरे से, वो किसके थ्रू होती है, बाय वंडरवॉल फोर्स, बाय वंडरवॉल फोर्स। तो लेट्स सी, पहला इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इनकरेक्ट, कोवेलेंट बॉन्ड इनकरेक्ट, वंडरवॉल फोर्स इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, तो ग्रेफाइट एज वी ऑल नो क्या है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, एलोट्रॉप हमने पढ़े थे कार्बन के, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर, फिल्रिन, ये हमने स्टडी किए थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। ठीक है, तो ग्रेफाइट क्या है, एक एलोट्रॉप है कार्बन का, जिसमें कार्बन एटम्स किस में अरेंज होते हैं, लेयर्स में अरेंज होते हैं। इन ईच लेयर कार्बन एटम्स किससे बॉन्डेड होते हैं, इन ईच लेयर कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 एडजेसेंट कार्बन एटम बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। किस केस में, हर एक लेयर में जो एक कार्बन एटम है, जो कार्बन एटम बॉन्डेड है, कि ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट जॉइंट टू ओनली 3 अदर कार्बन एटम, की जो 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ था, तो किसके थ्रू, बाय कोवेलेंट बॉन्ड, जो फॉर्म करता है 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल लेटाइस। जो क्या फॉर्म करता है,
टू डायगोनल हेक्सागोनल लेटाइज। तो ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड, ये फ्लैट लेयर ऑफ कार्बन एटम है, ये भी फ्लैट लेयर ऑफ कार्बन एटम है, और ये भी। अब ये किससे एक दूसरे से ये ऐसे ज्वाइन है। तो layers is themselves held together by weak van der Waals forces, की जो weak force hold the layer of carbon atom together, और ये जो weak force है in the layer of graphite being able to slide over each other easily, graphite has a characteristic slippery field, is that clear? तो किससे जुड़ी हुई होती है? ये होती है van der Waals फोर्स है। तो ग्रेफाइट एलोट्रोप है कार्बन का, जिसे हम न्यूक्लियर मॉडरेटर, जिसे हम किस लिए यूज करते हैं? किसे बनाने के लिए? मॉडरेटर रोड्स को बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, कि ग्रेफाइट क्या है? एक कार्बन का एलोट्रोप है, जिसे हम किस लिए यूज करते हैं? मॉडरेटर रोड्स को बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो ये ग्रेश ब्लैक ओपेक्यू सब्सटेंस होता है, लाइटर होता है, डायमंड से स्मूथ होता है, स्लिपरी टू टच होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वेरी सॉफ्टी टू टच, नॉन इन्फ्लेमेबल, सॉफ्ट होता है ड्यू टू वीक van der Waals फोर्स की वजह से, और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, कार्बेलामाइन रिएक्शन इज गिवन बाय। ठीक है, जो कार्बेलामाइन रिएक्शन है वो किसके थ्रू दी जाती है? तो वो है किसके थ्रू? प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमीन। तो लेट्स सी, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, तो जो कार्बेलामाइन रिएक्शन है, कार्बेलामाइन रिएक्शन हम किस लिए टेस्ट करते हैं? कार्बेलामाइन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो किस लिए टेस्ट की जाती है? फॉर डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमाइन, कि प्राइमरी अमाइन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी रिएक्शन है? कार्बेलामाइन रिएक्शन। कार्बेलामाइन आइसोसाइनाइड आर प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस कैसे होता है? जब एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस को हीट करते हैं, किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ, विद इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो ऑर्डर होता है कार्बेलामाइन का इज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट होता है, इस टेस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता ऑन सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन। तो दैट इज प्राइमरी अमीन, किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफॉर्म, दैट इज CH प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम इसे हीट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है? कार्बल अमाइन। क्या फॉर्म करता है? कार्बल अमाइन। तो कार्बल अमाइन रिएक्शन इज अ टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमाइन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसीडर द 4 कार्बन एटम ABCD गिवन बिलो। ठीक है, ये 4 कार्बन एटम्स गिवन है, स्ट्रक्चर्स गिवन है कार्बन कंपाउंड की। तो जो पहला ऑप्शन है, ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम कन्वर्ट B to A। तो जो B है दैट इज, कितने हाइड्रोजन है? 2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गया? कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन है तो इट मींस ईथ, 2 डबल बॉन्ड है तो ईथीन। ठीक है, इन्होंने कहा है B को A में कन्वर्ट करना है, किसकी प्रेजेंस में? पैलेडियम की प्रेजेंस में। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और ये कन्वर्ट कर रहा है A में, तो दैट इज CH3। तो जो पहला ही ऑप्शन होगा दैट इज द correct answer. Let's see the process of adding hydrogen to an unsaturated compound, उसे हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। इथीन को किस में चेंज करना? इथेन में। ये किसका एग्जांपल है? हाइड्रेशन और हाइड्रोजिनेशन का। किसके प्रेजेंस में जो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है, कि किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है? तो ये होता है प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल की प्रेजेंस में। तो कंपाउंड बी क्या है? ये एक अनसैचुरेटेड एल्कीन है। कंपाउंड बी क्या है? ये एक अनसैचुरेटेड एल्कीन है। ठीक है, कंपाउंड बी क्या है? एक अनसैचुरेटेड एल्कीन है, जिसका फॉर्मूला एज वी ऑल नो दैट इज C2H4। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज C2H4। एंड इथेन कंपाउंड ए, ये कैसा है? एज वी ऑल नो दैट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसका फॉर्मूला है C2, कितने हैं? C2H6। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है C2H6। तो जो कन्वर्जन है इथीन टू इथेन, ये किसके थ्रू होता है? बाय हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, जो कुछ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। रेने निकेल एट रूम टेम्परेचर, या तो पैलेडियम या प्लेटिनम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस इज द reaction. Is that clear? Next question, question number 15 है, which of the following statement is false for alkali metal? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? किसके लिए? alkali metal के लिए। तो पहला है लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बात तो सही है, जो लिथियम होता है वो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहला तो सही है, पूछिए कौन सा फॉल्स है। लेट्स सी, Na इज एन एम्फोटेरिक नेचर।
Na है जो सोडियम है, बात किसकी कर रही है, सोडियम की। जो सोडियम का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है, तो ये तो हो गया गलत। सोडियम का नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक नहीं होता, ये कैसा होता है, ये होता है बेसिक। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछी थी कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है। एज वी ऑल नो कि लिथियम इज एक्सेप्शनली स्मॉल ही होता है, और जितने भी एल्केलाइन मेटल है गिव ब्लू सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। तो जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, ठीक है। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों, स्मॉल साइज ऑफ लिथियम आयन। एज वी ऑल नो कि जो लिथियम का जो साइज होता है वो छोटा होता है, जिसके वजह से उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होती है और उसकी रिड्यूसिंग पावर भी हाई होती है। तो ऑन कंबक्शन इन एयर इट मेनली गिव्स mono oxide nitrite Li3n. Unlike other alkaline metal, the alkaline metal are strongest reducing agent, lithium being the most among them. कि जो alkali है, जो alkaline metal है वो strongest reducing agent है, but जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा strongest reducing agent है वो है lithium, ठीक है। आफ्टर दैट सोडियम का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, नो एम्फोटेरिक इन नेचर, NaOH एज वी ऑल नो दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। लिथियम इज एक्सेप्शनली स्मॉल, जो साइज होता है इस एटम का वो छोटा होता है। स्मॉल साइज ऑफ लिथियम आयन लीड्स टू हाई चार्ज डेंसिटी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, लाइट वेव्स आर, एज वी ऑल नो लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नेचर। तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एज वी ऑल नो कि जो लाइट वेव्स हैं वो कैसा उनका नेचर है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दे डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल। ये इजीली ट्रैवल कर सकती हैं इन एनी मीडियम और वैक्यूम। इज दैट क्लियर? कि जो लाइट वेव्स हैं वो कैसी हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उन्हें ट्रैवलिंग के लिए किसी मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती, वो किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं, और वैक्यूम में भी। इट इंक्लूड द वेवलेंथ in the range 380 nanometer to 780 nanometer. Electromagnetic radiation propagate by massless elementary particle, जिसे फोटोन कहते हैं, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है द क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एंड कैन बी एनालाइज्ड एज बोथ वेव एंड पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर is 1.33. What will be the speed of light in water? क्या पूछा है, what will be the speed of light in water? तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेना, फॉर्मूला आप सबको पता ही है, 3 into 10⁸8। ये क्या है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। एज वी ऑल नो ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज द 3 into 10⁸8, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके आएगा 2.25 into 2.25 into 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार चेकआउट कर लेना इसका आंसर, अगर कुछ हो तो चेक कर लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होती हैं। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि स्टैटिक चार्ज के थ्रू, मूविंग चार्ज के थ्रू, एक्सेलरेटिंग चार्ज, या फिर चार्जलेस पार्टिकल। इज दैट क्लियर? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है कि रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैन बी मेजर्ड बाय, जो रोटेशन होता है किसका, पीपीएल, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसे हम किसके थ्रू मेजर करते हैं, तो उसे हम करते हैं किसके थ्रू, पोलरीमीटर, किसके थ्रू, पोलरीमीटर। लेट्स सी, पहला है मैनोमीटर, इनकरेक्ट, दूसरा है पोलरीमीटर इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। लेट्स सी, पोलरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ऑप्टिकल रोटेशन को मेजर करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 निकॉल प्रेस, जिसमें एक का होता है पोलराइजर जो आंख के पास होता है, दूसरे का होता है एनालाइजर। तो इन बिटवीन पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में ग्लास ट्यूब होती है जो सॉल्यूशन कंटेन करती है ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज प्लेस, तो उनके बीच में वो रखी जाती है। अब बात करें किसकी, मैनोमीटर की। मैनोमीटर क्या है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो किसे मेजर करता है, प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड और गैस इन अ कन्फाइंड स्पेस, जैसे बॉयलर। गैल्वेनोमीटर एक भी क्या है, ये भी क्या है, वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। विस्कोमीटर, ऑल्सो कॉल्ड विस्कोसीमीटर, इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है कि द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, वो कौन कंट्रोल करता है,
कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। प्यूपिल, इरिस, कॉर्निया, आइलेंस, ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई में पढ़ा भी था। इजी क्वेश्चन है, एक बार सबके फंक्शन फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन है कवरिंग द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। लाइट एंटर करती है एंड लाइट एंटर द आई, इस मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर करती है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन होता है। आई लेंस ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर इन द आई, जो क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइडर फाइनर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। वहीं इरिस, दैट कॉर्निया इंपॉर्टेंट है, इरिस इंपॉर्टेंट है। ये डार्क मस्कुलर डायफ्रैगम है जो कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। ये प्यूपिल के साइज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। प्यूपिल एक ओपनिंग होती है बिटवीन द इरिस, जहां से लाइट क्या करती है? एंटर करती है और रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो वो कौन करता है? प्यूपिल। ठीक है। रेटिना एक लाइट सेंसिटिव सरफेस होता है आई का, जहां पर इमेज फॉर्म होती है। ये क्या जनरेट, इनका फंक्शन क्या है? बेसिकली जो इनका फंक्शन है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की फंक्शन है, ये सिग्नल्स को जनरेट करता है जो ट्रांसमिट होते हैं ब्रेन तक, किसके थ्रू? ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू। ऑप्टिक नर्व जो रेटिना से अटैच्ड होती है, जो विजुअल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करती है फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्यूपिल। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर कि द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल बाय, कौन कंट्रोल करता है? वो करता है प्यूपिल, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, दैट इज PAN। क्या फुल फॉर्म है इसकी? इसकी फुल फॉर्म है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो पहला है पेरोक्सी अमाइल नाइट्रेट, इनकरेक्ट। दूसरा है दूसरा ऑप्शन है पोलोक्सी अमाइल नाइट्रेट, इनकरेक्ट। तीसरा है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। लेट्स सी, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसे हम एसाइल पेरोक्सी नाइट्रेट, APN और PN के नाम से भी जानते हैं, ये एक पावरफुल रेस्पिरेटरी एंड आई इरिटेंट जो प्रेजेंट का होता है इन फोटोकेमिकल स्मोक। ये क्या है? ये नाइट्रेट्स हैं। दे आर नाइट्रेट जो प्रोड्यूस होता है इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, किस किस के बीच में? ऑर्गेनिक peroxy radical by the gas phase oxidation of a variety of volatile organic compound और by aldehyde, और कुछ होते हैं अदर oxygenated VOC oxidizing in the presence of NO2। सिंपल, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। ये है क्या? ठीक है, पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं? एसाइल पेरोक्सी नाइट्रेट। अब इसके एक क्वेश्चन है, क्या ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है या फिर प्राइमरी पॉल्यूटेंट है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स सोडियम डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। लेट्स सी ऑप्शन, पहला ही सही है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, तो इन द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल क्या है? ये एक एल्कोहल है जिसका फॉर्मूला होता है इथेनॉल का CH3CH2OH, किसके साथ? विद सोडियम मेटल के साथ। अब इसमें क्या होता है? क्लीवेज होता है किस किस के बीच में? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो क्लीव होता है, मतलब टूट जाता है। ठीक है। तो जब ब्रेक होता है OH बॉन्ड इन अल्कोहल, ये किसका इंडिकेशन है? दैट इज द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये फॉर्म करेगा सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो वी नो दैट ईज ऑफ दिस बॉन्ड ब्रेकेज फॉलो द ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और ईज ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम फॉलो द ऑर्डर दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, 23 है, हु डिस्कवर्ड दैट सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन। ये किसने डिस्कवर किया था कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होती हैं? अराइज होती हैं बाय सेल डिवीजन। तो ये किसने कहा था? ये किया था रुडोल्फ विर्चो ने। किसने? रुडोल्फ विर्चो। ठीक है। जो पहला ही ऑप्शन हो गया, ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। थियोडर सचवान और स्लेडन ने सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। और ये किसने कहा था कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन? तो ये कहा था रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने डिस्कवर्ड किया था कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती हैं सेल डिवीजन के थ्रू। क्लासिकल सेल थ्योरी को प्रपोज किया था, वो किया था सचलेटन एंड सचवान ने 1839 में। जो पहला पार्ट था इस थ्योरी का, वो ये कहता था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। सेकंड पार्ट कहता था कि जो सेल है दैट इज अ बेसिक यूनिट लाइफ की। जो थर्ड पार्ट था कि जो सेल है वो कहां से आई है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बाय सेल डिवीजन जो मल्टीप्लाई करती है। और ये किसने कहा था? ये कहा था रुडोल्फ विर्चो ने इन 1858 में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एक सिंपल क्वेश्चन है, सेंट्रियोल कहां पाया जाता है? तो सेंट्रियोल इज फाउंड इन एनिमल सेल। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25
फिफ्थ है राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन प्लस RRNA. लेट्स सी. तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन प्लस RRNA, दैट इज राइबोसोमल RNA. पॉलीराइबोसोम एक ग्रुप होता है राइबोसोम का जो एसोसिएट होता है मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल से, इन्वॉल्व इन अ पेप्टाइड सिंथेसिस. प्रोटीन RRNA mRNA से मिलके क्या बनता है? पॉलीराइबोसोम. बट केमिकल कंपोजिशन किसका पूछा था? राइबोसोम्स आर कंपोज ऑफ प्रोटीन प्लस RRNA. तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26 इज लास्ट क्वेश्चन है. पेरिक्सोसोम्स आर रिच इन. तो दैट इज पहला है DNA इनकरेक्ट, RNA इनकरेक्ट. जो पेरिक्सोसोम्स होता है रिच इन दैट इज ऑक्सीडेटिव एंजाइम. तो जो आपका डी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर. तो ये थे कुछ क्वेश्चंस विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो हमने आज की क्लास में डिस्कशन किए हैं. आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा. फर्दर ऐसी क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा. आज की क्लास में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.